नमस्कार। वंदे मातरम। बहुत दुखद घटना हुई 19 जनवरी 1990 को। कश्मीर का आखिरी पलायन तो उसके बाद भी हुए होंगे और निरंतर जारी रहे होंगे, लेकिन ठीक उसी तरह जैसा पलायन ट्रेन टू पाकिस्तान और ट्रेन टू इंडिया में दर्शाया गया। कश्मीर में जश्न मनाए जाते रहे हैं। मीनाक्षी रैना को पढ़िए तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से कश्मीर में हिंदुओं यानी वहाँ के मूल निवासियों का हिसाब किताब किया गया। ये जीनोसाइड और ये डेमोग्राफिक चेंज क्यों लाया गया आज से 31 साल पहले, और इस पर आज सवाल क्यों उठा रहे हैं इस घटना के 31 साल बाद। कहा जाता है कि अब तक 7 पलायन हुए हैं कश्मीर से, पर ऐसा नहीं है। अब तक 14 से भी अधिक पलायन कश्मीर से हुए हैं, और वो सब विदेशी आक्रांताओं के कारण। बचा कुछ आखिरी पलायन 19 जनवरी 1990 में हो गया, और उसके बाद सिलसिला थमा नहीं। ये दुखद स्थिति है। दिल्ली को दिखाई नहीं दिया। शायद उस वक्त दिल्ली की आंखों में सियासत का कोई बहुत बड़ा चश्मा लगा हुआ होगा। ना ही मीडिया को दिखाई दिया। शायद मीडिया वो देखना नहीं चाह रहा हो। कोई भी ऐसी खबर जो कि एक जनमत तैयार कर दे, पूरे देश को झकझोर दे और कश्मीरियों के लहू को सड़कों पर बहने से रोके, ऐसा कुछ नहीं हो पाया। कारण जो भी रहा हो, हम तक समाचार नहीं आते थे। विश्वास कीजिए, 1990 में मीडिया उतना कमज़ोर नहीं था। खबरें आती थीं, परंतु ना तो सोशल मीडिया था और ना ही कुछ इस तरह के नैरेटिव्स को आगे तक प्रचारित प्रसारित करने का कोई जोखिम उठाना चाहता था। सेक्युलर है ना हम सहिष्णु हैं। ये तो आज भी हमारी रग रग में बसा है। हमें इम्तियाज का इंतज़ार रहता है। मुझे रहता है कि इस बार केसर लेकर आएगा वो। इस बार ऊनी कपड़ों में इम्तियाज क्या लेकर आता है, इसका इंतज़ार मैं करता हूँ। हम सब करते हैं। और दिसंबर के आखिर शुरुआती दौर में इम्तियाज आता है, हमें गर्म कपड़े पहनाता है, फरवरी में चला जाता है। बाकायदा पूरे देश भर में सैकड़ों इम्तियाज आते हैं। इम्तियाज बताता है कि कश्मीर के हालात अब ठीक हैं, और यह सब पॉलिटिकल मोटिवेटेड प्लान्स हैं। इम्तियाज 1990 के बाद का जन्मा
बच्चा हो सकता है, लेकिन मीनाक्षी रैना 1990 में सब कुछ देख चुकी थी। अब वे कनाडा में है। आज वे टेक टीवी पर ताहिर गोरा जी से बात कर रही थी और उन्होंने बताया कि किस तरह से जिनोसाइड हुआ और किस तरह से कश्मीरी पंडितों को न्याय से वंचित रखा गया। ऐलान होता था कि या तो आप हम में शामिल हो जाइए या आप इस जगह को छोड़ दीजिए, और अगर आप जगह नहीं छोड़ सकते तो सड़कों पर आपका खून बहा दिया जाएगा। रैपिस्ट सक्रिय हो गए थे। हिंदुओं को मारने के बाद, जैसा कि मीनाक्षी रैना बताती हैं, कि जश्न मनाया जाता था। ये एक दुखद स्थिति है मित्रों। ये सारी घटनाएं हम तक नहीं पहुंचती, ना कहानी की शक्ल में, ना ही किसी तरह के सीरियल के जरिए। ताहिर साहब की ये चिंता थी कि उन्होंने एक सवाल भी किया अपने इस इंटरव्यू में, और बोला कि पूछा गया कि क्यों ऐसी फिल्में भी नहीं बनती हैं और इंडियन डायस्पोरा जो है वर्ल्ड में वो भी बात नहीं उठाता है, तो हम सहिष्णु हैं ना, हम बात कैसे उठाएंगे। इतनी समझ ही विकसित नहीं कर पाए, क्योंकि जिन बच्चों को हमने अभी अमेरिका भेजा है, जिन बच्चों को हमने कनाडा भेजा है, वे बच्चे ताहिर गोरा की तरह इतने आत्मविश्वासी और प्रखर मुखर नहीं हैं, न ही अजाकिया की तरह बेबाक बोलने वाले हैं। वे तो यहाँ से नौकरी करने गए हैं और माता पिता ने उन्हें एक डॉक्ट्रिन दे दिया है। माता पिता अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, इसलिए मैंने इस शब्द का प्रयोग किया है। एक डॉक्ट्रिन दे दिया होता है कि भाई आपको फॉरेन में किस तरह से रहना है। वो जिंदा दिली और वो वतन परस्ती अगर इन बच्चों में भी होती, जो आज 25-30 साल की उम्र के हो गए हैं, तो निश्चित तौर पर हिंदुस्तान की बात विश्व तक जाती। परंतु दुर्भाग्य है कि हमारा डायस्पोरा वहाँ खामोश बैठा हुआ है, और उसका बैठना खामोश शर्मनाक बात है। मैं साहित्यकारों को भी चुनौती देता हूँ और उनको चुनौती ही दूंगा कि आप अगर आव्रजक हैं, विदेशों में भी रह रहे हैं, तो अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। हमें कोई आकर्षण नहीं है कि हमें कोई अवार्ड मिले, लेकिन हमारी मातृभूमि के जो दुखी पीड़ित लोग हैं, उनके लिए तो संवेदनशील और मानवीयता का व्यवहार बनाएं। अब आप पूछेंगे कि मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आपको कश्मीर की समस्या भले ही मुर्दे की तरह और पुराने मुर्दे की तरह लगती हो, लेकिन आज भी वह समीचीन है और आज भी वो प्रासंगिक है। समीचीन शब्द नहीं बोलना था, प्रासंगिक है। और ये तब तक प्रासंगिक होगी जब तक कि यूनाइटेड नेशन कश्मीर के जेनोसाइड पर अपनी खबर
अपनी रिपोर्ट नहीं पेश कर देता और पूरा यूनाइटेड नेशन उसको एक्सेप्ट नहीं करता, तब तक यह आपको याद होगा जिस तरह से यहूदियों पर अत्याचार हुए थे और इस अत्याचार में किस तरह का व्यवहार किया गया था और किस तरह यहूदियों ने संघर्ष करके खुद को इस अपने आप में साबित किया, अपना नैरेटिव सबके सामने लेकर आए और आज इज़राइल में महफूज हैं वे लोग। हम बहुत बड़े बड़े काम करने के अभ्यस्त हैं। हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। विश्व गुरु बनने में बस 4 कदम दूरी पर है, लेकिन हम एक ऐसा एनवायरनमेंट नहीं बना सके जिससे कि विश्व को हम समझा सकें कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो अन्याय हुआ है वह बेशक एक गंभीर अपराध है। मीनाक्षी रैना के हवाले से ही मैं बता देता हूँ कि उन्होंने बताया कि आज तक उस जेनोसाइड के किसी भी दोषी को, अपराधी को दंडित नहीं किया गया है। और आप जान लें कि बांग्लादेश में जिन्होंने भी 1971 के युद्ध में इस तरह की हरकत की हैं, उन्हें आज भी सजाए मौत या उसके अनुकूल दंड दिए जा रहे हैं। ये आप सीखिए बंगबंधु शेख मुजीब की ज़मीन और वहाँ की सियासत और डीप स्टेट तथा न्याय व्यवस्था से। लेकिन हम इतना भी नहीं कर सकते। उसका कारण है कि बहुत सारी आवाज़ें मानव अधिकार यानी ह्यूमन राइट कमीशन, क्षमा करें, मानव अधिकार के संकल्पों, नकली संकल्पों को लेकर आगे चल रही और ये मुंह देख के संकल्प हैं कि हमें किसके लिए मानव अधिकार की बात करनी है। और जो बांग्लादेश से भारत आए थे उन लोगों के बारे में विचार नहीं किया गया और उन्हें मारा गया, वो खबर भी दबा ली गई। ये संभवतः पश्चिम बंगाल में सन 1977 के आसपास की बात है और बुरी तरह जेनोसाइड किया गया। शासकीय तौर पर पश्चिम बंगाल की सरकार ने उन लोगों को, उन दलितों को मारा गया जो हिंदू थे और जिन्हें दंडकारण्य से वहाँ बसना था और वहाँ बसाने की बात की थी तत्समकालीन सरकार ने। मेरा कहना यह है कि अगर कहीं भी जेनोसाइड होता है, सामूहिक नरसंहार होता है, उसके लिए हमें एकजुटता दर्शानी होगी और हमें बताना होगा कि हम क्या कर रहे हैं, ताकि स्पष्ट रूप से खुले तौर पर ये संदेश पूरे विश्व को जाए। हालांकि आज का दिन ब्राह्मण होने के नाते दर्दनाक दिन था। ऐसा दुख जब से मैं कश्मीर मुद्दे को समझ रहा हूँ, 19 तारीख को इस तरह से महसूस होता है कि जैसे सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है। आप भी इस पर बात करते रहिए, आने वाली पीढ़ी को ये बताइए। ये वो पीढ़ी है जो सच्चे इतिहास को नहीं समझ पाती है, क्योंकि
इस पीढ़ी का युवा, इस पीढ़ी के बच्चे आपकी नज़र में एक अच्छे कैरियर के लिए तैयार कर रहे हैं। आपकी नज़र में उनका कैरियर श्रेष्ठ है, लेकिन उस कैरियर का क्या करेंगे जब आपका देश ही इस तरह की विसंगतियों से भरा होगा। वर्तमान सरकार ने अगर 5 अगस्त को इतना महत्वपूर्ण काम किया है तो यह काम 1990 में बहुत आसानी से हो सकता था। और याद रहे कि राम मनोहर लोहिया ने ही कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतज़ार नहीं करती। तो क्या उस वक्त इस नैरेटिव को, इस नारे को समझा नहीं गया था? उसके बाद भी नहीं समझा जा सका था? भारत के इस विशाल हृदय, इस विशाल हृदय की विशालता को बहुत ज़्यादा दिन तक विशाल नहीं रहने देना है। समझाना है कि नहीं, ये गलत था। हमें डरना नहीं है, हमें कहना है, अपनी बात रखनी है। जो खबरें मूल स्वरूप में आ रही हैं उन पर किसी भी तरह का कुतर्क नहीं करना है। हमें बहुत दुख है कि कश्मीरी पंडितों के साथ एक ओर सब कुछ होता रहा और हम शेष भारत के लोग खुर्राटे लेकर सोते रहे। मैंने तो आज तक किसी ब्राह्मण संगठन, इवन माइन ब्राह्मण संगठन, मैं भी नार्मदेव ब्राह्मण समाज का एक पदाधिकारी भी हूँ, ऐसा कोई संवेदना पत्र या ऐसा कोई पत्र जो भारत सरकार को लिखा जा गया हो कि कश्मीरी पंडितों के साथ अब तो जस्टिस हो और यूएन में यह बात पूरी पुख्ता तरीके से प्रमाणों के साथ रखी जाए, क्योंकि अब 370 भी नहीं है और वहाँ के कश्मीर के पलायन करने वाले आपकी नज़रों में हैं। कल मुझे बहुत दुख हुआ जब सुशील पंडित जी की बात हम सुन रहे थे, लाइव बातचीत हो रही थी, तो कुछ लोग उनसे ये पूछ रहे थे सुशील पंडित जी से कि आप लोग क्या कर रहे थे। तो आप बताइए कि जब तक उस समय की व्यवस्था उनके साथ ना थी, घर में बच्चे बीमार, परेशान, तड़प रहे थे और आतंक के साए में एक अभिभावक, पति पत्नी क्या कर सकते हैं? बेटियों की इज्जत बचाना, खुद की जान माल की रक्षा करना और सड़कों पर साए साए करती हुई बंदूकों की गोलियों की रवानगी वो देख चुके थे। मित्रों, आयातित विचारधारा वाले लोगों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि, चाहे वो जी रहे हों या वे ना हों, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से कश्मीर समस्या को एक स्वरूप दिया है वो भी शर्मनाक है। कश्मीर में वे आज भी धारा 370 और 35B को जिंदा करना चाहते हैं। ये शर्मनाक परिस्थितियां हैं। ऐसा नैरेटिव बनाइए, ऐसा लिखिए, लोगों को बताइए, लोगों से चर्चा कीजिए। निश्चित तौर पे भारतीय समाज का विकास ही होगा। नमस्कार। और कश्मीर में
मारे गए उन सभी भारतवासियों को जो 1990 या एक षड्यंत्र का शिकार होके पलायन कर गए हैं और वहाँ पे मारे भी गए हैं, उनके प्रति मैं बहुत व्यक्तिगत रूप से भावुक हूँ। जो नहीं रहे हैं उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि, सादर नमन, वंदे मातरम, प्रणाम।